चलिए इधर देखिए। तो पहले हम लोग साइंस में बायोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं, फिजिक्स भी स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोग बताइए कि केमिस्ट्री किसे कहा जाएगा। विज्ञान पदार्थों के बीच आपसी संबंधों के बारे में करते हैं, उसे रासायनिक शास्त्र कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी पदार्थों के बीच आपसी संबंध, ठीक है, आपसी संबंध का मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शन या बिहेवियर, जैसे कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं साइंस के जिस शाखा के अंतर्गत उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र में सबसे पहले हम लोग मैटर को देखेंगे यानी पदार्थ को। पदार्थ का रिएक्शन, ठीक है, कितना होता है, एक भौतिक होता है, भौतिक, एक रासायनिक, यानी कि फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। चलिए, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। अच्छा, आप लोगों को पदार्थ के बारे में बताए थे, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5। कितना होता है? 5। यहाँ पे लिख दें। पहला होता है इसमें ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस एंड स्टील। बोस एंड स्टील। तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है। और जो ठोस होता है, ठोस हम लोग किसको बोलेंगे, चलिए बताइए। पदार्थ की व्यवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। क्या होता है इसमें? जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। यानी कि इसका एक निश्चित शेप होगा, शेप यानी कि आकार, और निश्चित आयतन होगा। कोई भी पदार्थ है तो उसमें कुछ ना कुछ उसका आकार होगा और उसमें कुछ ना कुछ वजन भी होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस। और ये ठोस जो होता है इसके बीच में अणुओं के बीच आपसी संबंध क्या होता है? मजबूत होता है। यानी कि जो इनके अणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही बारीक तरीके से, ठीक है, चिपके होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ठोस में जो अणुओं के बीच आपसी जो दूरी होती है, उनकी जो आपस की दूरी होती है वो क्या होती है? काफ़ी नज़दीक होती है, ठीक है। इसमें कण जो होते हैं सिर्फ कंपन कर सकते हैं, इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ठोस के बारे में आप लोग समझे हैं कि इसके बारे में लिखवा दे अच्छा से यहाँ पे, तो डाल लो ठोस, लिख लो ठोस। ठोस के बारे में आप लोग क्या बताए थे अभी? हाँ, पदार्थ की वह अवस्था जिसके आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। हाँ, पदार्थ की वह अवस्था जिसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे, इसमें और जो होता है उसको भी लिखवा देते हैं। जैसे इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है तथा उनके अणुओं के बीच अंतर अधिक मजबूत होता है। अणुओं के बीच आंतरिक आंतरिक की जगह अंतराल लिख लो। अंतराल यानी कि गैप,
ठीक है, अधिक मजबूत होता है, अंतराल कम होता है तथा एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनके बीच के जो अणु होते हैं वो बारीक तरीके से एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। और इनके बीच का जो अंतराल होता है यानी कि गैप बहुत ही कम होता है। ठीक है, और ये जो अणु होते हैं, ये अणु घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। यह सिर्फ कंपन कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझे? बताइए, ठोस में कोई दिक्कत? नहीं सर। पदार्थ की वो अवस्था जिसके आकार एवं आयतन निश्चित हो। मान लो कि कोई वस्तु है, तो उसका कोई ना कोई आकार होगा यानी कि शेप होगा, और आकार के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा। वजन की बात करें तो ये कम हो या ज़्यादा हो, कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए, तो अभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। ठीक है, और अणु, चलो आप लोग को तो इतना बता ही दिए, तो इसको आप लोग जल्दी से एक बार उतारिए। उसके बाद हम लोग द्रव को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ परिवर्तन जोड़ लीजिए इसमें। ठीक है, परिवर्तन छोड़ दिए हैं, परिवर्तन, यहाँ भी परिवर्तन लिख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए, तो आप लोग ठोस को समझे? आज के बाद कभी दिक्कत होगा इसमें? चलो, ठोस समझ में आ गया। यही डॉक्टर सही है, यही डॉक्टर सही है। चलिए, अब आप लोग द्रव के बारे में कुछ बताइए। पदार्थ की वो जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार निश्चित नहीं होता। इतना आप लोगों को लिखवाना जरूरी है कि मान लो पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताया है कि पदार्थ की वह अवस्था, तो इतना स्किप कर दे, इतना लाइन आप लोग अपने से अभी लिखते समय जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इतना ही लिख दें कि पदार्थ की वह अवस्था, इतना ना करके इतना स्किप कर देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिसका आयतन निश्चित हो परंतु, ठीक है, क्या आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे द्रव कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना कि इसका आयतन तो निश्चित होगा। ठीक है, आयतन का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई बर्तन है, ठीक है, और द्रव में ले लेते हैं पानी, यानी कि द्रव, देखिए लिक्विड वाला फॉर्म में जितने भी पदार्थ होगा वो क्या है, द्रव है। तेल, पानी, दूध, घी जो भी है वो क्या है, द्रव्य है। उसको हम लोग कोई भी बर्तन में उड़ेलेंगे या उसको रखेंगे, ठीक है, तो जैसा बर्तन रहेगा सेम उसी आकार में वो क्या होगा, ढल जाएगा।
ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ वजन तो होगा, ऐसा नहीं है कि वजन नहीं होगा, 1 किलो 2 किलो कुछ भी है तो उसमें वजन होगा। यानी कि आयतन कहने का मतलब है कि हम लोग जिस बर्तन में उसको रखें वो उस बर्तन के हिसाब से ढल जाए, ठीक है, और उसका क्या हो, आकार निश्चित नहीं हो। जैसे कि हम लोग पानी को नीचे गिराएंगे तो उसका आकार निश्चित है, जैसे तैसे इधर उधर भागेगा, ठीक है। तो द्रव का क्या होता है, जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार नहीं, उसे हम लोग द्रव कहेंगे। और द्रव के बाद हम लोग अब गैस के बारे में, अच्छा इसमें और थोड़ा सा समझा देते हैं। इनके बीच अणुओं का अंतराल ठोस के तुलना में कम होता है, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग जल्दी से उतारिए एक बार, उसके बाद गैस के बारे में हम लोग समझते हैं। गैस के बारे में हम लोग समझते हैं, जल्दी से इसको उतारिए। चलो उतारो। चलिए अब हम लोग द्रव के बारे में समझते हैं। द्रव यानी कि लिक्विड। गैस में भैया ओ द्रव आप लोगों को बता दिए? हाँ। अच्छा चलिए तो गैस, पदार्थ की वह अवस्था जिसके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं, ठीक है। पदार्थ की वह अवस्था, इतना लाइन को हम स्किप कर रहे हैं, इसको आप लोग को अपने से लिखना है, ठीक है। लिख रहे हैं डायरेक्ट, जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहा जाता है तथा इनके अणुओं के बीच अंतराल यानी कि गैप, ठीक है। अंतराल अत्यधिक कमजोर होता है तथा इसके अणु घूमने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं। घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। देखिए गैस जो होता है इसका ना तो आकार निश्चित होता है और नहीं आयतन, ठीक है। और इनके अणुओं के बीच जो अंतराल होता है, ठीक है, यानी कि गैप, बंधन हम लोग बोल सकते हैं उसको, काफ़ी कमज़ोर होता है। और इनके अणुओं के बीच आप अंतराल दोनों कमज़ोर होने के कारण क्या होता है, ये काफ़ी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो गैस है इसको खुले में छोड़ा जाए तो क्या होगा, विलीन हो जाएगा, वायुमंडल में फैल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है बताइए? अणुओं के बीच अत्यधिक दूरी के कारण, ठीक है। और इनके अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसलिए हो रहा है। तो आप लोग गैस के बारे में समझे?
ठोस समझ लिए, यहाँ ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, और प्लाज्मा अवस्था को हम लोग समझते हैं। तो जल्दी से एक बार आप लोग उतारिए इसको। प्लाज्मा अवस्था देखिए इधर, जब किसी पदार्थ को उसकी सहन क्षमता से अत्यधिक गर्म किया जाता है तो वह एक द्रव की अवस्था धारण कर लेता है तथा यह अवस्था काफी गर्म होती है। उसे हम सभी क्या बोलेंगे? हम सभी प्लाज्मा कहते हैं। देखिए, अब इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु को उसकी क्षमता से अधिक गर्म किया जाए, ठीक है, हर पदार्थ का या हर वस्तु का एक न एक उसकी सहने की क्षमता होगी, ठीक है, उससे अत्यधिक सहने की क्षमता जितनी होगी उससे अधिक उसको गर्म किया जाए, ठीक है, उससे अत्यधिक यदि हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक द्रव के रूप में अपनी अवस्था को धारण कर लेगा और उसी अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। यह अवस्था जो होता है काफ़ी गर्म होता है, ठीक है। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं, लोहा को गर्म करने पर एग्जाम्पल जैसे लोहे का गलना। आप लोग सोचिए कि जो लोहा होता है काफ़ी कठोर होता है कि नहीं? लोहा काफ़ी कठोर होता है, ठीक है। तो लोहा को भी गर्म किया जाता है तो भी क्या होता है, एक ऐसे ताप होगा जिस ताप पर क्या होता है, वो पिघलना शुरू होता है, ठीक है। तो वो ताप क्या होगा, लोहे की क्षमता से ज़्यादा का ताप होगा तभी ना वो पिघल रहा है, नहीं तो वो क्या होगा, गर्म होगा सिर्फ, ठीक है, लाल होकर के रह जाएगा। लेकिन उसको उतना टेम्परेचर दिया जा रहा है कि उसमें क्या हो रहा है कि वह तरल अवस्था में आ जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा अवस्था। चलिए, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बोस-आइंस्टीन अवस्था को समझते हैं। प्लाज्मा भी हो गया, चलिए एक बार जल्दी से इसको उतारिए। चलिए, बोस-आइंस्टीन अवस्था के बारे में अब हम लोग समझते हैं। इस अवस्था के खोज कौन किए थे? सत्येंद्रनाथ बोस, ऐसे लिखिए, सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है। लेकिन यह जो अवस्था है इसका खोज तो ये किए, लेकिन ये अवस्था जो है लागू नहीं हो रहा था, ठीक है। किसके कहने पर लागू हुआ? आइंस्टीन के कहने पर। लागू कौन करवाया? आइंस्टीन। जर्मनी 2020 में ये मतलब बन गया, 1920 में।
लागू कौन किया था? आइंस्टीन। और ये जो वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस, कहाँ के थे? भारतीय थे। और ये ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक थे। ये किस चीज का खोज किया? बोस आइंस्टीन। इन्हीं दोनों के नाम पे इस अवस्था का नाम रखा गया बोस आइंस्टीन। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि जब किसी अवस्था को जब किसी पदार्थ को ना जी, जब किसी पदार्थ को काफी ठंडा किया जाए, काफी ठंडा किया जाए ताकि पदार्थ के कण घूमने के लिए स्वतंत्र अवस्था में आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम सभी बोस आइंस्टीन कांस्टेंट कहते हैं, चाहे बोस आइंस्टीन लिख लो। इसको क्या बोला जाता है? बोस आइंस्टीन कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोस आइंस्टीन की अवस्था कह लीजिए या बोस आइंस्टीन कांस्टेंट। तो देखिए, पदार्थ के हम लोग पांचों अवस्था के बारे में समझ लिए। ठीक है, अब आप लोग बताओ, इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो तो? किसी को यहां तक में कोई समस्या है? चलिए, तो एक बार आप लोगों को रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री हम लोग किसको बोलेंगे? विज्ञान की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के बीच आपसी संबंध यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट किए? हम लोग पदार्थ। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ठोस वाला बताइए जल्दी से। जिसका आकार है तो निश्चित हो, और इसके बीच जो अणु का गैप होता है वो क्या होता है? कम होता है। और इसके जो अणु होते हैं स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी गति नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब द्रव्य वाला बताइए जल्दी से। जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार निश्चित न हो। हाँ, जिसके आयतन निश्चित हो, आकार निश्चित नहीं हो। चलिए गैस के बारे में बताइए। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित न हो, इसमें दोनों अनिश्चित हो। प्लाज्मा बताइए। प्लाज्मा जब किसी पदार्थ को अपनी क्षमता से ज्यादा गर्म करने पर वो कैसी अवस्था में आता है? हाँ, प्लाज्मा अवस्था उसको हम लोग कहेंगे, काफी गर्म। ठीक है, चलिए बोस आइंस्टीन बताइए। प्लाज्मा क्या होता था? काफी गर्म था। ये काफी क्या है? ठंडा अवस्था है। ठीक है, यानी किसी वस्तु की जितनी क्षमता है उस क्षमता से ज्यादा उसको इतना ठंडा किया जाए, उस वस्तु को इतना ठंडा किया जाए कि वो क्या है, उसके जो अणु पाए जाते हैं यानी पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में आ जाए। ठीक है, यानी कि उड़ने लगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोस आइंस्टीन कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा हम नहीं समझाए हैं। इसको स्किप करके आगे निकल गए थे, आप लोग बोले भी नहीं कि आप समझाइए। तो बोलिए, भौतिक अवस्था किसे कहा जाता है? जब हम लोग किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करें, ठीक है, और दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होने की जो अवस्था होती है उस अवस्था से पहली अवस्था में लाया जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन समझ में आया। जैसे इसमें क्या होता है, पानी ले लेते हैं पहले, पानी इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल है पानी से वर्ब और वर्ब से पानी, ठीक है। पानी को हम लोग ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, बर्फ, और बर्फ को गर्म किया जाएगा तो फिर से पानी। तो देखिए यहाँ भी पानी और यहाँ भी पानी, यानी कि पानी बनाया जा सकता है, पानी से पानी, ठीक है। तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम लोग किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट कर दें, और जो कन्वर्ट करके पदार्थ प्राप्त हुआ है उस पदार्थ से हम लोग पहले की अवस्था में उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक पदार्थ। जैसे रासायनिक परिवर्तन एग्जाम्पल में ले लेते हैं, दूध से दही जमना, या दही बनाना लिख लीजिए, ठीक है। दूध से दही बनाना, या केरोसिन का जलना, केरोसिन का जलना। एक बार यदि दूध से दही बना दिया जाए तो फिर दही से दूध बनाया जा सकता है जी, नहीं सर। अच्छा आप लोग थोड़ा सा बताइए इसमें कि दूध से जब दही बनता है तो इसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होता होगा, कोई ना कोई प्रक्रिया होगी। तो कैसे बनता है, किण्वन होता है, किण्वन विधि के द्वारा। कैसे, किण्वन विधि के द्वारा। इसमें छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, ठीक है। वही जीवाणु क्या करते हैं, दूध से दही में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया। तो भौतिक रासायनिक भी समझ में आ गया, उम्मीद है। चलिए इसको मिटा दें, ठीक है मिटाते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।